क्या आप जानते हैं कि आज की डेट में 30 से 35% पेशेंट्स जो हमें अप्रोच करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, वो नॉर्मली एक रीडू सर्जरी के लिए हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। क्यों होते हैं ये रीडू केसेस? क्या कारण है कि हेयर ट्रांसप्लांट्स फेल होते हैं और किस तरह से हम अपने प्रोसीजर में इस फेलियर से बच सकें? आइए आज इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन और डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, फाउंडर क्राउन द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स का। हेयर ट्रांसप्लांट का फेलियर कुछ चीजों के ऊपर निर्भर करता है। पहली चीज, अगर आपका रिजल्ट कोई देखकर ये बता पाए कि ये ट्रांसप्लांटेड हैं, तो इसका मतलब आपके प्रोसीजर में कुछ नेचुरलनेस नहीं है। हो सकता है आपकी हेयर लाइन एक अननेचुरल तरीके से क्रिएट करी गई हो, उसकी लोकेशन अबनॉर्मल हो सकता है कि आपके एंगल्स, डायरेक्शंस, अरेंजमेंट ऑफ बाल कुछ अजीब तरीके से इम्प्लांट किए गए हों। ये कारण नॉर्मली आप तभी रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर आप एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस सर्जन के पास ही जाते हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर करने के लिए। दूसरा कारण हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर होने का होता है अगर हमारे रिजल्ट की पुअर ग्रोथ आती है। पुअर ग्रोथ का मतलब है यानी जो बाल लगाए गए हैं उसमें से ज्यादातर बाल या कुछ बाल ग्रो ना करें और ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको बोल्डनेस नजर आए। तीसरा, जो बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस प्रॉब्लम हो सकती है एक हेयर ट्रांसप्लांट की, वो हो सकती है कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे स्किन नेक्रोसिस होना या बहुत बुरा इंफेक्शन होना। तो ये सब चीजें जब हम लोग देखते हैं तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके लिए मैंने आपके सारे पॉइंट्स प्रॉपरली क्लासिफाई किए हैं कुछ सब हेडिंग्स में, जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप एक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज, आपके सर्जन फैक्टर्स। आपके ऑपरेटिंग सर्जन एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्जन होने चाहिए जिनकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के अंदर। ये अगर आप एक प्रॉपर रिसर्च करेंगे, पुराने पेशेंट्स से बात करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज देखेंगे और किस तरह के रिजल्ट्स उन्होंने पहले दिए हैं अपने क्लिनिक में जो डिलीवर किए गए हैं, अगर ये सारी चीजें आप क्रॉस चेक करके अपना प्रोसीजर कराते हैं तो इसके ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सर्जन के पास ही पहुंचेंगे। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस सर्जन के क्लिनिक में जाकर उनसे हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो कौन से स्टेप्स हैं जो उन सर्जन को एक्चुअली आपकी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में खुद करने हैं। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे बालों का प्लानिंग करना कि डोनर कैसा है, रिसिपिएंट कैसा है, बालों का एक्सट्रैक्शन करना जो FUE या FUT के तरीके से हो सकता है, आपकी स्लिट मेकिंग यानी जो इंसिजन जिसके अंदर वो बाल डाले जाते हैं, और उसके बाद इम्प्लांटिंग का प्रोसेस। आपका कोई भी इंसिजनल स्टेप जो आपके सर पे किया जा रहा है, चाहे वो बालों का एक्सिजन हो, FUE से, FUT से या स्लिट मेकिंग हो, ये सारे स्टेप आपके सर्जन को खुद करने चाहिए। अगर ये स्टेप्स वो खुद नहीं कर रहे हैं तो वहां पर हेयर ट्रांसप्लांट का फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्लिनिक फैक्टर्स। क्लिनिक फैक्टर्स का मतलब है आप जिस क्लिनिक को अप्रोच कर रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए, हो सकता है आपने एक ब्रांडिंग देखी हो किसी कॉर्पोरेट चेन की या किसी भी क्लिनिक की, जहां पे वो सेल्फ डॉक्टर ओन क्लिनिक नहीं हो और वहां पे अलग अलग डॉक्टर्स विजिट करते हो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज करने के लिए। उस कंडीशन में बहुत चांसेस हैं कि आपके फॉलोअप्स उस डॉक्टर के साथ नहीं हो पाएंगे और उस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रोसीजर से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। इसलिए बेटर होता है कि हम ऐसे क्लिनिक्स में जाएं जहां वो खुद के सेल्फ ओन्ड क्लिनिक्स हो, डॉक्टर्स के ही, जो वहां पे एस्टैब्लिश्ड हो और वहीं पे अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो। चौथा और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंट फैक्टर्स। पेशेंट फैक्टर्स का मतलब है कि क्या आप एक सही कैंडिडेट हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। हो सकता है आपके स्कैल्प में उस टाइम पे एक्टिव प्रोग्रेसिव हेयर लॉस हो रहा हो, यानी बहुत ही ज्यादा अक्यूट फेज में आपकी शेडिंग हो रही हो, बालों का झड़ना बहुत ज्यादा हो रहा हो, या फिर जो एक्सपेंशन ऑफ बॉल्डनेस हो रही हो वो झड़ने के बिना भी बहुत जल्दी रैपिडली 3 से 6 महीने में बढ़ रही हो। ऐसे सिचुएशंस के साथ में आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जंप नहीं कर सकते हैं। आपको मेडिकेशंस की जरूरत होती है अपने स्कैल्प को स्टेबलाइज करने के लिए, और उसके बाद आप जब एक बार स्टेबल स्कैल्प पा लेते हैं तब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो एक बहुत ही
अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसके साथ में कुछ को एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज भी होती हैं, जैसे स्कैल्प से रिलेटेड कुछ कंडीशंस होती हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जैसे कि कुछ एक्टिव सिकेट्रिशियल एलोपेशियाज जो स्कारिंग एलोपेशियाज कहते हैं, या फिर मिक्स पिक्चर जो मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के साथ में एलोपेशिया एरिएटा की भी होती है। इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल वीडियोस में पहले भी बात करी है, आप उन वीडियोस को हमारी लिस्ट में देख सकते हैं। अगर ये सारे फैक्टर्स इन प्लेस हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका प्रोसीजर सक्सेसफुल होगा, लेकिन आपकी कंप्लायंस अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी जाती हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है। यानी जो भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर, प्रिकॉशंस, स्कैल्प की केयर, डाइट की केयर, एडिक्शंस पे ना जाना, एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन रखना, रेस्ट पे रहना, हाइड्रेशन अच्छा रखना, ये सारे पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं आपको एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो अब जब हमें ये पॉइंट्स पता चल गए हैं कि क्या कारण है एक अननेचुरल या अबनॉर्मल या फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट होने के, तो आइए अब मैं आपको गाइड करूं कि हमें क्या करना है जिसके हिसाब से हमें एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट मिल सके। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी एक एडिक्वेट रिसर्च, यानी नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट्स देखकर सीधे डील्स या बार्गेन्स के ऊपर जंप करने की जगह कोशिश करके इसकी रिसर्च करिए कि कौन क्वालिफाइड एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स आप उनकी वेबसाइट पे या इन पर्सन उनके पास जाकर देख सकते हैं। जो अच्छा काम करने वाले क्लिनिक्स या सर्जन्स हैं वो नॉर्मली आपको बहुत सारे नंबर्स देंगे अपने एग्जिस्टिंग पेशेंट्स के लिए, जिनसे आप जाकर मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल हो आपके साथ मिलने या बात करने के लिए। जब आप ये रिसर्च एक प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप एक एक्चुअल सिनेरियो जो उस पेशेंट ने उस क्लिनिक में जाकर अपनी सर्जरी के साथ करा होगा वो आपको पता रहेगा। आपको ये भी पता रहेगा कि उनकी सर्जरी में सर्जन ने खुद क्या क्या काम किया था, उसके बाद के फॉलोअप कैसे रहे, सर्जन के साथ की उनकी रैपो कैसी थी, उनकी टीम कैसी थी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटरमिन करती हैं कि आप ये चीज देख लें कि ये रिसर्च एडिक्वेट हो। सेल्फ ओन्ड टेक्नीशियंस जो उसी क्लिनिक में परमानेंटली काम कर रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है कि आप फ्लोटिंग टेक्नीशियंस की टीम के साथ काम ना करें। इसलिए जब भी कोई पहले का पेशेंट ऑपरेटेड होता है उनको पता रहता है कि जो सर्जिकल टीम वहां थी वो कितने सालों से सर्जन के साथ काम कर रही हैं, क्योंकि जब फ्लोटिंग टेक्नीशियंस सर्जरी के लिए अंदर आते हैं और सर्जरी करते हैं तो उनकी कोई भी एश्योरेंस नहीं होती है कि वो एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं। जब एक परमानेंट टीम एक सर्जन के साथ परफॉर्म करती है प्रोसीजर्स तो उसको एग्जैक्टली पता होता है कि सर्जन को क्या चाहिए, सर्जन कैसे स्लिट्स बनाते हैं, कैसे एक्सट्रैक्शंस करते हैं, क्या चीजें अपने ध्यान में रखते हुए ये प्रोसीजर करते हैं। तो ये एक पूरा टीम एफर्ट होता है जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। तो रिसर्च आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट की है। दूसरी चीज, आपका कम्युनिकेशन विद द सर्जन और आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर आप एक हेयर ट्रांसप्लांट से ये ढूंढ रहे हैं कि आप 30 साल पे एक 15 या 20 साल के बच्चे की हेयरलाइन या फीमेल पैटर्न की हेयरलाइन पालेंगे, या फिर ऐसा रिजल्ट आप पालेंगे जिसमें विग के जैसे घनी डेंसिटी आने वाली है, तो वो आपको एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दिया जा रहा है जिसके साथ आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तीसरी चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली समझ लें। जैसे क्राउन पे जब हम लोग अपने पेशेंट्स को डिस्चार्ज करते हैं तो आपको एक वर्बल कम्युनिकेशन में मैं सारी इंस्ट्रक्शंस खुद समझाता हूं, आपको रिटन फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो। आपको वीडियो लिंक्स दिए जाते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स में आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। जब ये सारी चीजें आपके पास होती हैं उसके बाद भी आपकी कंफ्यूजन्स बनती हैं, इसलिए आपका वन टू वन इंटरेक्शन विद द सर्जन बहुत क्रिटिकल होता है। आपके प्रोसीजर के बाद भी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द सर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक हैंड होल्डिंग होता है जो प्रोसेस सर्जरी कराने के साथ खत्म नहीं होता है। ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रहता है जिसमें आपका जैसे जैसे रिजल्ट आता है ओवर द नेक्स्ट 6 months to 1 year, तो आपको जो भी एप्रीहेंशंस, कंसर्न्स, फियर्स आते हैं वो क्लैरिफाई करने के लिए सर्जन एक्सेसिबल होना चाहिए। इसके बाद भी जब आपका हेयर लॉस प्रोग्रेसिव होता है और ट्रांसप्लांट के बाद भी कैसे मेडिकेशंस यूज करनी है, कब तक करनी है, कौन सी मेडिसिन कब बंद करनी है, ये सारी चीजों की गाइडेंस आपको रेगुलर बेसिस पे 1 to 1 जब मिलती रहती है तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है अपने रिजल्ट्स को बचा के रखने के लिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका होगा कि आप किस तरीके से अपना प्रोसीजर प्लान करें, कैसी रिसर्च करें, किस तरह के सर्जन को देखें, कैसी सर्जिकल टीम देखें, क्लिनिक्स कैसे चूज करें, पोस्ट ऑपरेटिव केयर और इंस्ट्रक्शंस को कैसे समझें,
प्रोसीजर की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैसे रखें। अगर इसके बावजूद आपके कोई भी क्वेश्चंस या कंसर्न्स हैं या आपका पहले का एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट आप सफर कर चुके हैं, तो आप डेफिनेटली दिए गए नंबर्स पे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।